जय हिंद दोस्तों। अभी हम पहले चैप्टर में ही चल रहे हैं क्या आज तक? खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे पहले इसको खत्म तो कर लो एक चैप्टर, फिर कर लें। क्वेश्चन वोश्चन किए कुछ बैंक चैप्टर के? 200 क्वेश्चन है ना? पिछले 5 साल में इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंक से ही आया है, और उसमें भी सबसे ज्यादा माइक्रो फाइनेंस है। भर दिया है माइक्रो फाइनेंस। तो आज खत्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे। हालांकि हमने वीडियो तो बना दिया है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो वीडियो से बिना समझ में आया हो वो डिस्कस कर लेंगे। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए थे सभी लोग? कुछ खिलाया था दशहरा में? हाँ हाँ, नहीं नहीं, कब मैं झूठ बोलते हो। ये कैसे हो गया? स्पोर्ट्स में? कैसे? क्रिकेट में बैट लग गया? अच्छा, कैच पकड़ने में। तो कुछ जीते भी थे, हारे थे? जीते हो, फिर ठीक है। 100 रुपये ठीक। इनाम 1100 दिया, गलत किया। 5100 बोला था? ऐसा किसी ने नहीं बोला था। ना 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 ना। हाँ, हमने कहा था मैच का मेनू दोगे तो 5100 का रिवार्ड है। दिए हो? सेशन वाले दिन या भी देख लेंगे क्लास के बाद। अच्छा होगा, अप्रूव करेंगे तो पक्का देंगे। 1100 के बजाय 2100 सोच सकते हैं, लेकिन आगे देखेंगे, दिवाली में कुछ करेंगे तब। ये बताया नहीं है ना? नहीं। प्रश्न है, मुद्रा बैंक क्या होता है? दिवाली में कौन कौन नहीं जा रहा है? चलो फिर ठीक है। आप लोग के खाने पीने का अच्छा अच्छा कर दिया है। 4 दिन चलेगा, बढ़िया। हाँ। छुट्टी 31, 1, 2, 3, 4, 5। 31, 1, 2, 3 दिन। नहीं नहीं, 2 तक है। हाँ, 5 दिन कह रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, वो काउंट करता, गिनती 1, 2, 3, 4, 5। ये मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड री फाइनेंसिंग एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड री फाइनेंसिंग एजेंसी। माइक्रो फुल फॉर्म लिख लो, यूनिट्स डेवलपमेंट एंड री फाइनेंसिंग एजेंसी। वेज बिरयानी, लच्छी लस्सी, छाछ, पूड़ी, सब्जी। क्या है, मेनू है ये? अच्छा, नाश्ते का। ब्रेड पकौड़ा, चाय, वेज बिरयानी, लस्सी। हाँ सही है, ये एक्सेप्ट किया जा सकता है। दोनों अब तक। पूड़ी सब्जी आलू मटर, चावल खीर, ड्राई फ्रूट्स। मतलब खीर में ड्राई फ्रूट्स डाले, हाँ फिर ठीक है। मुझे लगा अलग से करो ड्राई फ्रूट्स मिले। उबला चना, दही, या 2 केला और दूध, पोहा और दूध। ठीक। बजट फ्रेंडली भी है, और शांति से 5 दिन हो भी गया, 6 दिन। हेल्दी भी है। चलो, सेशन वाले दिन सर्वे कर लेंगे, जिसका जीत जाएगा हो जाएगा। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि खाने वाले पे मैं और अच्छा कर दूँ। ठीक। इसमें 5100 में इतने लोग कैसे बांटोगे? 2 4 लोग होने चाहिए यार। कोई कोई बात नहीं। नहीं नहीं, जीतो तो लो। दिक्कत क्या है, स्टूडेंट लाइफ में तो कहीं से भी आए।
लीगल आना चाहिए। हाँ, अब भाइयों, मुद्रा बैंक कब बना? तो एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अप्रैल 2015, हेड ऑफिस मुंबई। मुख्यालय मुंबई। अच्छा, एक सजेशन है, मान लो कोई बच्चा आपके साथ मिसबिहेव करे, कोई छेड़खानी करे, बदमाशी करे, तो समय रहते बताना है। अभी किसी बच्चे ने किसी के साथ की थी, मैंने वैसे माफ कर दिया था आप ही के ब्रांच पे। कल उन्होंने ज़्यादा बदमाशी की दूसरे बच्चे के साथ। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि किसी को माफ नहीं करना है, जो बदतमीज है उस पर तुरंत एक्शन लेना है। तो कई बार क्या करते हैं, आप ही नहीं बताते हैं, पहले आपको लगता है कि छोटा है कोई बात नहीं, नहीं बताना है। डरना तो बिल्कुल नहीं है कि मैं बताऊंगा तो मुझे मतलब हमसे बड़ा बदमाश है नहीं कोई, ये ध्यान रखना। जब वैसी वाली बात आएगी तो, अदरवाइज हम बहुत सौम्य हैं, टीचर हैं, बढ़िया हैं, हम हाथ जोड़ने में भरोसा रखते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाएगा हम छोड़ेंगे नहीं। मुरथल में हमारे किसी बच्चे को किसी दुकान वाले ने एक थप्पड़ मारा था, हमने दुकान ख़त्म कर दी उनकी, कि वो मारने के बाद और बदमाशी बतिया रहा था वो। तो हम अपने बच्चों के साथ बहुत उदार हैं, लेकिन कोई बच्चा ये लगेगा अरे मैं तो हीरो हूँ, तो हम ऐसा करेंगे मतलब जीवन में किसी के साथ कुछ नहीं करेगा। हाँ, गलती मान लिया ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा गाली दिया, मेरे अंदर खून है, पानी थोड़ी न है, मैं अब बिना पीटे भेज रहा हूँ, चुपचाप चला जा। तो टाइम पे आपने बताना है, बिल्कुल डरना नहीं किसी से भी। हाँ, अपनी तरफ से बाहर भी कोई बात हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी तरफ से गलती नहीं करना है। हो भी जाए तो बता देना कि जी ये बात है, उसके बाद हमें, हमारे किसी बच्चे को किसी ने मारा, सर से उसके खून आ गया, वो डर गया, बालक ही था, माफ़ी मांग ली, ये हो गया वो। मैंने कोई बात नहीं, बच्चे से भी समझाया, घर वाले कहने हम तो इस पर केस करेंगे। मैं जी बालक है, गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं। कोई और आगे वकील कि हम केस करेंगे इस पे। मैं अब जो करना है करके दिखा दो। जब बालक गलती मान लिया, घर वाले उसकी गलती मान रहे हैं, इलाज की गारंटी ले रहे हैं, तो माफ़ कर देते हैं। करियर खराब थोड़ी ना करोगे केस बना करके। मैं कब करके दिखाओ केस, कुछ नहीं कर पाए। तो मीनिंग क्या है कि हम पहले इन चीज़ों से ना लफड़ा हो। गुस्सा आता है इस एज में, हमें पता है, हम अपने जीवन के सबसे एनर्जेटिक फेज में हैं। लेकिन कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। गुस्सा आ रहा है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। कितने लोग जेल में पड़े हैं पता है, एक गलती के जाने अनजाने में गुस्से की वजह से, और पूरी जिंदगी तबाह हो गई। तो किसी ने गाली दे दिया, हम पे बताओ किसने गाली दिया है, हम एक्शन न लें तो आप मारो उसको। करे माँ बहन की गाली दे दी इनने। अच्छा, तो दो मैसेज है, एक तो आपने गलती नहीं करनी है, किसी को गाली वाली देना वैसे भी उचित नहीं है। दूसरा, कोई गलती कर रहा हो आपके साथ मिसबिहेव तो हमें बताना है टाइम रहते ही। रात को वो 3 बज रहा हो, 4 बज रहा हो, 5 बज रहा हो, 6 बज रहा हो, जब भी आपको लगे कि हाँ हमें दिक्कत है, हम आप ही के लिए हैं, हम सभी सभी लोग। नहीं तो बाहर रहेंगे तो आप अकेले लड़ रहे होते। जैसे भी मुखर्जी नगर में देखा हो, कोई बालक था, मीणा मेंस की तैयारी कर रहा था, उसकी हत्या हो गई। कोचिंग वालों ने हाथ खड़े कर दिए, हमारा क्या रोल है, हम क्या जानते हैं। दोस्तों ने कहा जी हम नहीं जानते हैं, यहाँ तो मैंने आपकी 24 घंटे की जिम्मेदारी ले रखी है, तो कोई मिस हैपनिंग हो, कोई दिक्कत होगा, मैं चाह के भी नहीं पीछे हट सकता। तो हम सबका आधार कार्ड, सबका डिटेल, सबका सब कुछ लेके रखते हैं। हालांकि ईश्वर ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन हाँ हमें एक आध कभी कभी मूर्ख बालक मिल जाते हैं। जैसे ये एक मूर्ख मिला है, 7 साल में शायद पहला बालक होगा, जो गलती करने के बाद भी कह रहा है कि खून है हमारे अंदर, पानी थोड़ी ना है, माँ की गाली दे दी। अरे मूर्ख आदमी, रोड पे जाना, दिखा गर्मी जितना दिखाना है, आपस में दिखाते हैं क्या? नहीं। रोड पे तो कोई मारेगा तो भैया गलती भाई साहब माफ कर दो, तब वहाँ नहीं, आपस में है कैसे कर दिए। मैंने देखे हैं ऐसे लोगों के जो घरों में बिल्कुल बिल्कुल शांत रहेंगे, कोई पता नहीं, और रोड पे कोई बोले मारते बढ़िया है, और जो मुंह निकम्मे का बाहर पिटा के आ रहा है वो घर में चौड़ा हो रहा है पापा के सामने कि क्या हो गया, मारेंगे। तो वो चीज़ आपको मैसेज है कि कोई गलती कर रहा हो आपके साथ, बताना है, डरना नहीं। हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में। अब पहला क्वेश्चन आता है, क्या मुद्रा बैंक बैंक है? तो जवाब है कि नहीं, मुद्रा बैंक बैंक नहीं है। तो लिखो, मुद्रा बैंक
इज नॉट द बैंक, मुद्रा बैंक बैंक नहीं है, मुद्रा बैंक इज नॉट द बैंक, मुद्रा बैंक बैंक नहीं है। तो प्रश्न है क्या है, तो लिखो इट इज अ रीफाइनेंसिंग एजेंसी, यह पुनर्वित्त करने वाली संस्था है। रीफाइनेंसिंग एजेंसी पुनर्वित्त करने वाली संस्था है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी पुनर्वित्त करने वाली संस्था है। अब प्रश्न है पुनर्वित्त क्या होता है, तो याद करो हमने एक वर्ड सिखाया था बैंक क्या होता है। बैंक डेबिट क्रेडिट दोनों करता है, सिर्फ पैसा दे रहे हैं तो भी बैंक नहीं है, सिर्फ ले रहे हैं तभी बैंक नहीं है, जब दोनों काम करेंगे तो बैंक है। तो हमने कहा ये दोनों काम नहीं कर रहा, ये पुनर्वित्त करता है। वो कैसे, वो समझो। जब मुद्रा बैंक लॉन्च हुआ था, चलो पहले ये देखते हैं फिर सीखते हैं। तो मुद्रा बैंक हमें आपको लोन नहीं देता है, ये कमेटी को देता है, कोऑपरेटिव कमेटी, छोटे छोटे लोगों के समूह को, सहकारी समिति, जो आप अभी पढ़ रहे थे माइक्रो फाइनेंस, उनको देता है। और ये माइक्रो फाइनेंस वाले लोग पब्लिक को देते हैं। और ये इस तरीके से, इसको हम कहते हैं रीफाइनेंस। बनाओ, आप जाते होंगे बैंकों में, तो बैंकों में लिखा होता है यहाँ मुद्रा के तहत लोन दिया जाता है। तो मुद्रा बैंक बैंक नहीं है, रीफाइनेंस करता है। पुनर्वित्त का मतलब ये है कि आप किसी को दे रहे हैं, वो किसी को दे रहा है, रीफाइनेंस। होली वाले में क्या हुआ था, मैं चला गया था बांग्लादेश, तो बच्चों की शिकायत थी कि अच्छे से बनाए नहीं कुछ खाने पीने का। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम कैंपस में रहेंगे त्योहारों में। तो इसलिए पहले से मेनू बना रहे हैं क्या क्या खाएंगे पिएंगे। अब जिस दिन मुद्रा बैंक लॉन्च हुआ था, तो मोदी जी ने बहुत बड़ा सभा सम्मेलन इकट्ठा किया था, लाखों लोग, क्योंकि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अभी सीखोगे कैसे। उन्होंने पूछा कि एक रिक्शा वाला दिन भर रिक्शा चलाता है, शाम को पैसा कमाता है, तो पैसे का क्या करता है, बताओ क्या करता है। दारू पी जाता है। लोगों ने भी यही कहा कि दारू पी जाता है। नहीं मित्रों, हम अच्छे रिक्शे वाले की बात पूछ रहे हैं। उनका जी वो कम पीता है। उनका नहीं नहीं मित्रों, मैं बताता हूँ क्या करता है। रिक्शे वाला दिन भर रिक्शा चलाता है और शाम को जो पैसा बचता है वो रिक्शे के मालिक को किराए के रूप में दे देता है, और पूरे जिंदगी वो इसी तरीके से कमाता रहता है और रिक्शे के मालिक को किराए के रूप में देता रहता है। अब मित्रों हम उसको खुद लोन देंगे और वो रिक्शा खरीदेगा, और कुछ दिन में लोन चुका करके वो रिक्शे का मालिक बन जाएगा, और फिर कुछ दिन बाद लोन लेगा और दूसरा रिक्शा खरीदेगा और वो रिक्शा किसी को किराए पर देगा। और इस तरीके से मित्रों अगले 4-5 साल में वो रिक्शा कम चलाने वाले से रिक्शा कंपनी का मालिक बन जाएगा। और मित्रों मैंने जो सपना देखा है देश को गरीबी से मुक्त करने का, वो मैं पूरा कर लूंगा। सुन के तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन हाँ, इस पूरी कहानी का मतलब क्या है। ये उन लोगों को लोन दे रहा है जिनके पास कोलेटरल नहीं है, गारंटी नहीं है कुछ देने के लिए। जैसे एक तरीका है कि मान लो आपने मुझे लोन दिया, मैं रिक्शे वाला हूँ, और लेके मैं पैसा भाग गया, तो फिर तो फंस गया बैंक भी, और मैं लोन रिक्शा जाके बेच के पी गया। तो दूसरा तरीका क्या है, हमने रिक्शे वाले से कहा ऐसा करो कमेटी बना लो अपना। अब 15 लोगों ने मिलकर कमेटी बना ली, अब हम कमेटी को लोन देंगे। अब उनमें कोई रिक्शा वाला भागेगा तो हम 15 लोगों से वसूल करेंगे। तो इससे दो फायदे हो गए, पैसे भी सही जगह जा रहे हैं और रिटर्न भी आ रहा है, क्योंकि 15 लोग एक दूसरे पे कंट्रोल रखेंगे। तो इसको कहते हैं रिफाइनेंस। क्योंकि जो छोटा तबका है, जो सब्जी की रेडी लगा रहा है, रिक्शा चला रहा है, अंडे का रेडी लगा रहा है, उसका कुल पूंजी 2-4 हज़ार का ही है।
तो उसको यदि हम 2-4 हज़ार उपलब्ध कराने में सक्षम रहते हैं तो वो आसानी से बिजनेस कर सकता है। अभी क्या होता है, जाओगे सब्जी मंडी में तो देखोगे सुबह कोई जाता है 1,000 रुपया लोन देता है रिक्शे वाले को, सब्जी खरीदने वाले किसी रेडी वाले को, और शाम को उसे कितना लेता है पता है? 1100, 10% इंटरेस्ट। ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो वो 99% मर जाता है वो। क्यों नहीं बिका? तब दिक्कत। बिक गया तो इतना महंगा नहीं बिकेगा कि आप 100 रुपये दे करके 1,000 में से आप 200 रुपये घर पे लेके चले जाएं। या ले भी लिए तो उसी साइकिल में उलझे रहोगे, अपना पूंजी बनेगा ही नहीं। तो ये उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं। अब इसमें 3 तरीके से लोन दिया जाता है। तो कैसे कैसे वो देखो, तो लिखो मुद्रा लोन प्रोवाइडेड है 3 लेवल, 3 स्तरों पर ऋण प्रदान करता है। लोन प्रोवाइडेड 3 लेवल। पहला शिशु, शिशु अप टू 50,000। यदि किसी को 50,000 रुपये तक का लोन चाहिए तो उसको शिशु स्कीम के तहत लोन दिया जाएगा। किसी को 50,000 से ज़्यादा चाहिए तो उसको किशोर स्कीम के तहत लोन दिया जाएगा। 50,000 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक। और दूसरा तरुण, यदि 5 लाख से ज़्यादा किसी को चाहिए, कितने तक? 10 लाख तक, तो तरुण के तहत दिया जाए। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुद्रा से संबंधित नहीं है? शिशु, किशोर, तरुण और वृद्ध। एक तो ये आता है। दूसरा लास्ट ईयर CHSL मेंस में आया था मैचिंग के लिए, कि मैच करो शिशु का अमाउंट कितना है, किशोर का क्या है, तरुण का क्या है। हाँ, इंडिविजुअल का है, जिम्मेदारी पूरी कमेटी लेगी। बनाए तो तुम ठीक हो यार, बस एक इसमें चेंज कर देते, पूरी सब्जी की जगह कुछ और। सुबह पूरी सब्जी मन तो करता नहीं, मन करता है खाने। वही। हाँ साथ में। अच्छा, नहीं, मान लो हम पूरी सब्जी के अलावा भी कोई ऑप्शन बन जाए तो ये मेनू बहुत अच्छा है। हाँ, दोपहर को लस्सी, अब तो ठंडी आ गया, गर्मी में कर देंगे। ठंडी में हम सोच रहे हैं छुट्टी वाले दिन एक मीठा रखने के लिए, कभी गुलाब जामुन मंगवा दिया, कभी हलवा बनवा दिया, कभी कुछ। हाँ, छुट्टी वाले दिन 1 घंटा ही खाना चलाते हैं। ऐसा नहीं होगा, कोई बात नहीं, उसको 1:30 बजे तक कर दे, 2 घंटे कर। छुट्टी वाले दिन खीर रहती है, दूध दूध रहता है। पहले हुआ था, बीच में हटवा दिया, फिर मैं नहीं, पता चला कोई जाता ही नहीं है खाने, वो खीर लंच में दे रहे थे, मैं कह रहने दो, दूध दे दो। देख नहीं रहे हो मेस वाले मोटे होते जा रहे हैं, वो तुम दूध पी नहीं रहे हो, वही नहीं कब में दिन भर पी रहे हैं। हाँ, आप देखा करो जब कोई मेस वाला आ रहा है बिल्कुल मेरे जैसा रह रहा है, जा रहा है तो इसके जैसा हो जा रहा है। मैं जा क्यों रहा, काजी मेरा टारगेट पूरा हो गया। मैं तेरा क्या टारगेट था, काजी शादी के लिए देखने वाले आने वाले थे। मैं ठीक है भाई, अब तुम मांग लो थोड़ा सा दूध तो लड़ जाएंगे। खैर, अगले 2-3 साल में सब सेंट्रलाइज कर दूंगा। लिख दिए? तो मुद्रा क्या है, CDB क्या है, IDBI क्या है, सारा सीख गए आप। अब हेडिंग डालो एग्रीकल्चर बैंक, और एग्रीकल्चर बैंक में हेडिंग डालो नाबार्ड। हाँ, इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली बैंक वाला ही होता है, यही तो आप आरोप था।
कि सब कुछ तो ठीक है, रेट तो कम कर दो। रेट सेम ही है, हो सकता है महंगा ही हो क्योंकि जो बीच में बैठता है वो कमीशन और खाता होगा ये। पता नहीं कमीशन खाने में लोगों को मजा आता है। नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में लिखना, हालांकि मैं इसकी हिंदी लिख दे रहा हूँ लेकिन फुल फॉर्म इंग्लिश में लिखना। भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया। 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया। मान लो पूरी सब्जी के दिन उबला चना और दही कर दें और दूसरे दिन 2 केला और दूध कर दें तो उबला चना नहीं खा पाएंगे। इडली पूछ लेते हैं, आपको नहीं खा पाए। यही तुमको कुछ इससे एहसास हो रहा है, मेरा जो पर्पस था वो मेरा पूरा हो रहा है कि तुमको जब जिम्मेदारी दे रही है कि तुम करके दिखाओ, तब तुमसे नहीं हो रहा है। ये ह्यूमन नेचर है। वो नहीं, एक पेंटर था, पेंट बना दिया और बोला कि कमी बताएं इसमें। लोगों ने 10 पेज का लिख दिया, वो फ्रस्ट्रेट हो गया कि साला मैंने आज तक क्या सीखा, पेंटिंग नहीं सीख पाया मैं। चलता रोज रोड चलता हुआ आदमी बता रहा है कि कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, मूर्ति का साइज बैलेंस नहीं है। फ्रस्ट्रेट हो गया। उसकी वाइफ ने कहा कि कोई बात नहीं, कल मूर्ति बना के वहां लिखो कि इसके सुधार का सजेशन दें। मुश्किल से एक सजेशन भी नहीं आया। तो कमी निकालना वो एक चुनौती है, आसान है ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। लेकिन जब हमें रेडी करना पड़ा तो मुश्किल हो रहा है। बस ये गेम लाइफ में जिस दिन सीख जाओगे, लाइफ आसान हो जाएगी। घर में 5 लोग होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि एक लोग जरूर कहेगा कि क्या बना दिया। यहाँ तो 500 लोग हो और मतलब पहले मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि अब क्या दे दूं। तो हमारा एक दोस्त है एसीपीए दिल्ली पुलिस में, गौरव तू काजू भी दे देगा ना इनको, तो कहेंगे नहीं नहीं काजू का साइज ठीक नहीं था। तो तू इस पे ध्यान देने के बजाय पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरे पास वो मेनली पढ़ने आ रहे हैं, तो इसको सेकेंडरी रख। हाँ, अपनी तरफ से क्वालिटी बेस्ड रख, टेस्ट की टेंशन न ले। जैसे दलिया एक दिन भी नहीं है, जबकि वो प्रोटीन वाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि हम प्रोटीन दे कहाँ रहे हैं। दाल कोई खाता ही नहीं है तुम में से, खाते हैं फिर ठीक है, दाल खाते हैं फिर ठीक है। हाँ, तो 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया, हेड ऑफिस मुंबई। हेड ऑफिस मुंबई। हाँ, सलाद ठंडी आ गई, अब तो शुरू हो गई। 12 जुलाई 1982 को शुरू किया गया, हेड ऑफिस मुंबई। फिर वही पॉइंट, क्या नाबार्ड बैंक है? तो जवाब है नहीं। तो लिखो नाबार्ड
इज नॉट द बैंक। नाबार्ड बैंक नहीं है। नाबार्ड बैंक नहीं है। तो प्रश्न क्या है? ये कम से कम 50 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक नहीं है। अब जो पढ़ा लिखा है तो उसको क्या लगेगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये तो पक्का बैंक है। अब तीन ढूंढेगा कौन सा नहीं है, तो इसलिए जानबूझ के पूछते हैं ये। तो हमने कहा इट इज नॉट द बैंक, तो प्रश्न क्या है, तो लिखो इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक वित्तीय संस्थान है। वित्तीय संस्थान है फॉर फॉर एक वित्तीय संस्थान है जिसका कार्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, जिसका कार्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है। अब ये कैसे काम करता है वो देखो। तो आरबीआई ने क्या किया है, हर सेक्टर के लिए लीड बैंक बनाए हुए हैं। लीड बैंक मतलब उस क्षेत्र का हाईएस्ट बैंक, जो क्षेत्र को रेगुलेट करेगा। तो जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए किसको बनाया है, एक्जिम बैंक को, अब ये भी देखेंगे। हाउसिंग के लिए, हाउसिंग लोन के लिए एनएचबी। एग्रीकल्चर सेक्टर को मैनेज करने के लिए नाबार्ड। तो नाबार्ड क्या हो गया, ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है अपने अपने फील्ड का। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का एपेक्स बॉडी कौन हो गया, नाबार्ड हो गया। तो अब नाबार्ड क्या कह रहा है कि हम आपको लोन देंगे, किसको, आरआरबी को, लैंड डेवलपमेंट बैंक को, कोऑपरेटिव कमेटी को, और आरआरबी या लैंड डेवलपमेंट बैंक या कोऑपरेटिव बैंक पब्लिक को देंगे। तो एक तरीके ध्यान से देखो, ये भी रीफाइनेंस करता है, ये भी पब्लिक डीलिंग नहीं करता है, जैसे मुद्रा पब्लिक डीलिंग नहीं कर रहा था। बना दो एक बार। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, लिखना मत। क्या है आरआरबी का फुल फॉर्म? हाँ, लिखो उसके बाद वही शुरू करने वाले आरआरबी। रेलवे में वैकेंसी आई थी, एग्जाम शुरू हो गया अगले महीने ना। एसआई का भी, हाँ, दिसंबर। आपने कम से कम 8 महीने चुपचाप लगे रहना है, बिना घबराए, बिना पेशेंस लूज किए। हाँ, हम टूटने नहीं देंगे, लेकिन एटीट्यूड भी वही हो। एक एग्जाम्पल समझाते हैं। अभी मुरथल में लगभग 50 से ज़्यादा बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं और आए हैं और मेंस के लिए। तो उसमें से एक है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और लास्ट ईयर कस्टम ड्यूटी भी, कस्टम इंस्पेक्टर भी सिलेक्ट हुआ, ज्वाइन नहीं किया है, इनकम टैक्स है। तो मुरथल में क्या होता है, सैटरडे को रात को 11 से 12 टेस्ट होता है। 12 बजे मोबाइल दे देते हैं और 12 बजे सेशन शुरू करते हैं, ऐसे जैसे आपके वहाँ करते हैं। तो मैंने देखा कि बाकी लोग लेके मोबाइल और मोबाइल चला रहे थे, और वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और 4-5 जो सिलेक्टेड वाले हैं वो आंसर की लेके और उस क्वेश्चन को मैच कर रहे थे जब मैं सेशन ले रहा था। तो ये सफल और असफल बीच व्यक्ति के बीच का अंतर है। असफल आदमी हर समय कंफर्ट रहना चाहता है, तो जिसका रिजल्ट होता है पूरे जीवन वो डिस्कम्फर्ट रहता है। सफल आदमी जब काम करने का मौका आता है तो उसमें कंफर्ट नहीं ढूंढ रहा होता है, तो इसलिए पूरे जीवन, जैसे अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है 2000 वो 18 बैच का, 24, अगले 2 साल में वो प्रमोट हो जाएगा, आईटीओ बन जाएगा। यानी 1 लाख के आसपास उसकी सैलरी अभी ही होगी, शादीशुदा है, ठीक है लाइफ उसकी, वो तो आराम से चिल मार सकता था। तो रहना है तो लेकिन थोड़ा ईमानदारी से रहना है। अब मैं दिवाली में घर भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, तो अरे इससे बढ़िया घर चला जा यार, घूम के आ, एनर्जी लेके आ, मजे कर।
मैं तो मोबाइल चलाऊंगा सर, तो फिर फायदा नहीं है तेरे रहने का। हाँ रहूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे मोबाइल चलाऊंगा, जो बैकलॉग है वो खत्म करूंगा, जो आगे पढ़ा जाएगा उसको रिवाइज करूंगा, तब तो फायदा है। सर मैं पिछले 1 साल से घर नहीं गया, मैं नंबर कितने आ रहे हैं, 80, मैंने कहा भाग, फायदा क्या हुआ तेरे घर नहीं जाने का? तू घर वालों से जाता, कुछ आशीर्वाद लेके आता, कुछ मोटिवेट रहता। तो 8 महीने के रहने का मतलब भी रहने के तरीके से रहना है। सिर्फ रहने रहने से हो जाए तो पूरा भारत आ जाएगा कि एक तरफ बेरोजगार डालो और दूसरी तरफ नौकरी निकाल दो। ऐसे तो नहीं हो सकता। हाँ, मुख्य धारा में रहो, मतलब कोई टेस्ट हुआ है तो पेपर का एनालिसिस कर लो, कोई डाउट है कवर कर लो, कोई टारगेट दे रहे हैं पूरा कर लो। फिर आपको पता नहीं चलेगा 8-10 महीने में और आप रेडी हो चुके होगे। टारगेट दे रहे हैं, आप छिप के यूट्यूब चला रहे हो, रात को वीडियो देख रहे हो टायर से ट्यूब कैसे बनाते हैं, तो फिर फायदा थोड़ी ना है यहाँ रहने का। मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ रहा है रात को 2 बजे तक, ये शॉर्ट्स वीडियो देख रहा है, तो फिर अब जैसे तुमको पता चला होगा बाबा सिद्दीकी को मार दिया किसी ने, तो तुम वो देख रहे हो, तो गलत है तुम्हारे लिए एग्जाम से। अरे कोई नहीं, एक अपराधी था, दूसरे अपराधी ने उसको मार दिया, ये अपराधी चुनाव लड़के नेता बना हुआ था। अब अपराधी क्या कह रहा है कि इसका संबंध किससे था, किससे था? नहीं, लॉरेंस ने तो मारने की जिम्मेदारी ली है। हाँ, सलमान खान से था। तो अब ये देश में मतलब पता नहीं अलग ही ट्रेंड चल रहा है, अपराधी जेल में बैठ के किसी को मरवा रहा है और उसकी किसी की हिम्मत नहीं रही कि कुछ बात करें। जेल से वीडियो कॉल करके इंटरव्यू देता है। हेडिंग डालो, RRB, रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। रीजनल रूरल बैंक। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार इसलिए नहीं मरवा रही है उसको क्योंकि सरकार अपने दुश्मनों को उससे मरवा रही है। जैसे नहीं, अभी बीच बीच में सुने होंगे कि आतंकवादी हमले के जितने हमारे भागे हुए थे अलग अलग देशों में, उनको भारत सरकार मरवा दे रही है। कहाँ कहाँ, कहीं कहीं, तो बोले इन्हीं की मदद से मरवा रहे हैं। अब पता नहीं इतना लोग कैसे सोचते हैं। हमने एक पॉइंट सीखा होगा या नहीं सीखा होगा तो सीखिए। भारत में पावर को बांटने के लिए 3 लिस्ट दिया गया है, लिखना मत। यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, वो काम जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, ऐसे 100 काम यूनियन लिस्ट में हमने रख रखे हैं। जैसे बैंक का लॉ, शेयर मार्केट का लॉ, मनी प्रिंट करने का लॉ, फॉरेन रिलेशन का लॉ, टेलीकॉम का लॉ, रेलवे का लॉ, पोस्ट ऑफिस का लॉ, ये कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरीके से 61 मैटर हमने राज्य को दे रखा है। भूमि का कानून बनाना हो, हेल्थ का बनाना हो, बाजार का बनाना हो, पुलिस का बनाना हो, जेल का बनाना है, लॉ एंड ऑर्डर का बनाना है, तो ये सारा स्टेट को करना है। कुछ काम ऐसे हैं जो दोनों को करने हैं, एजुकेशन हो गया, प्लानिंग हो गया, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो ये सारे के सारे दोनों को करने हैं। शिक्षा दोनों के लिए है। इसीलिए आप देखो CBSE बोर्ड भी दिखता है और हरियाणा बोर्ड भी दिखता है, यूपी बोर्ड भी। मान लो बैंक का लॉ देखोगे पूरे भारत में सेम है, तो ऑटोमेटिक कहाँ का होगा वो? सेंटर सेंटर का। तो बैंक जो आता है वो आता है यूनियन लिस्ट में, लेकिन एग्रीकल्चर जो आता है वो आता है स्टेट लिस्ट में। तो वो बैंक जो एग्रीकल्चर के लिए काम करे वो स्टेट लिस्ट में है, RRB। तो ये क्वेश्चन आ जाता है बार बार, तो लिखो RRB इज द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। RRB राज्य सूची का मामला है, मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। RRB राज्य सूची का मामला है, मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, राज्य सूची का मामला है। राज्य सूची का मामला है। तो जब भी RRB बनेगा तो उसका नेशनल लेवल पे हेडक्वार्टर नहीं होगा, कहाँ होगा बच्चों? स्टेट लेवल पे होगा। तो साथियों RRB कब आया? तो लिखो
आरआरबी established on 2 अक्टूबर 1975। आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। इन 5 सिटीज, 5 शहरों में, 5 सिटीज 5 शहरों में। पहला कहाँ बच्चों? मुरादाबाद। मुरादाबाद कहाँ? यूपी। गोरखपुर यूपी। भिवानी हरियाणा। जयपुर राजस्थान। मालदा वेस्ट बंगाल। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि पहला आरआरबी कहाँ नहीं शुरू किया गया, तो कोई ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आया है कि पहले में भी पहले का नाम क्या था और कहाँ शुरू हुआ था। तो जो पहला आरआरबी है उस आरआरबी का नाम है प्रथमा बैंक। आपके में है ये क्वेश्चन कि पहला आरआरबी किस राज्य में शुरू हुआ, तो यूपी में। पहला आरआरबी किस जिले में शुरू हुआ? मुरादाबाद में। पहले आरआरबी का नाम क्या है? प्रथमा बैंक। पहला आरआरबी किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जब भी कोई आरआरबी शुरू किया जाता है तो किसी कॉमर्शियल बैंक के द्वारा शुरू किया जाता है। तो उस कॉमर्शियल बैंक का नाम है सिंडिकेट बैंक। आप जानते होंगे कॉमर्शियल बैंक सिंडिकेट बैंक था, इसके द्वारा शुरू किया गया। तो पूछे फर्स्ट आरआरबी एमंग ऑफ 5, तो प्रथमा किसके द्वारा? सिंडिकेट बैंक के द्वारा। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि आरआरबी कहाँ नहीं है। आरआरबी कहाँ नहीं है? तो आरआरबी लिख चुके हैं क्या ये? तो लिख लिए तो एक सेंटेंस लिखें। ये समझ पाए ना क्वेश्चन? फर्स्ट आरआरबी प्रथमा किसके द्वारा? सिंडिकेट। तो पॉइंट है आरआरबी नॉट सिचुएटेड इन। आरआरबी गोवा, सिक्किम तथा किसी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। आरआरबी नॉट सिचुएटेड इन गोवा, सिक्किम एंड तथा एनी यूनियन टेरिटरीज। आरआरबी गोवा, सिक्किम तथा किसी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। नॉट सिचुएटेड इन गोवा, सिक्किम एंड एनी यूनियन टेरिटरीज। गोवा, सिक्किम तथा किसी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। नॉट सिचुएटेड इन गोवा, सिक्किम एंड एनी यूनियन टेरिटरीज। किसी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं। बेसिकली हुआ क्या था, चलो एक पॉइंट और सीख लें फिर देखते हैं। जब कोई आरआरबी खोला जाता है तो उसमें कुछ लोग पैसा देते हैं। तो कौन कितना पैसा देता है ये क्वेश्चन पूछता है। शेयर इन आरआरबीज। आरआरबी में हिस्सेदारी। आरआरबी में हिस्सेदारी। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार 50%। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार 15%। स्पॉन्सर बैंक यानी किसी कॉमर्शियल बैंक को कहा जाता है कि कम से कम अपने कुल ब्रांच का 15% तो आरआरबी खोलो ही खोलो। यानी 100 ब्रांच यदि आपने वैसे खोल ली तो 15 आरआरबी खोली, तो 35% वो देता है। तो ये कितना हो गया? 100%। लिख दो। हिंदी में कहते हैं नियोजक बैंक। जैसे प्रथमा बैंक का नियोजक बैंक कौन हो गया? सिंडिकेट बैंक। जैसे आपने हरियाणा में सुना होगा गुड़गांव ग्रामीण बैंक, तो उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? एसबीआई। बिहार में सुना होगा मगध ग्रामीण बैंक, स्पॉन्सर कौन कर रहा है? एसबीआई। उत्तर बिहार बैंक, स्पॉन्सर कौन कर रहा है? पीएनबी। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग बैंक स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। 1987 में एक कमेटी बनी थी, विजय केलकर कमेटी, और उस कमेटी ने कहा कि जितने आरआरबी हैं जितनी जल्दी हो इनको बंद करो। इसीलिए देखोगे अब नए आरआरबी नहीं खोल रहे हैं, मर्ज करते जा रहे हैं मेन बैंकेज में।
बोला ऐसा क्यों? बोला ये किसानों के सुसाइड के कारण बन रहे हैं, क्योंकि आरआरबी किस लिए खोला गया था? लोन देने के लिए। तो हर बैंक को टारगेट दे दिया, इतना लोन देना ही है, देना ही है, देना ही है। तो मैनेजर ने कमीशन खा करके दलालों के थ्रू मिल करके किसानों को 5 लाख का लोन इशू करके 3 लाख दिया, 4 लाख दिया, कमीशन का चार्ज लगा लिया। अब किसी किसान को आप 5 लाख के बजाय 4 लाख दोगे तो वो 99% तो रिटर्न ही नहीं कर पाएगा, इतना मार्जिन थोड़ी ना किसान के बिजनेस का। दूसरा, वो किसान है जिसके पास पिछले कई सालों से जीवन में मुश्किलें चल रही हैं, तो अचानक घर में 4 लाख रुपया आता है, तो कई सारे छोटे छोटे उधार बाकी हैं वो देने का प्रयास करता है। एक दो दिन अच्छा खाना खाता पीता है, कपड़े उपड़े भी कई साल हो गए अच्छे नहीं खरीदे हैं, तो थोड़े बहुत कपड़े भी खरीद लेंगे। उसका एक लौंडा है, उसको बाइक भी लेनी है, काफ़ी साल से उसकी इच्छा थी, मजबूर करके पिता से बाइक भी ले लिया। अब पिता को समझ में आ गया कि पैसा सारा खत्म हो गया, अब तो कुछ होगा नहीं, तो एक बेटी थी उसकी शादी कर देता है और पैसा खत्म। अब बैंक मांगने आएगा तो देना तो पड़ेगा, तो बैंक 2 4 बार आता है, नहीं दे पाता है, तो पुलिस आती है 2 4 बार के बाद, और फिर उस डर से वो सुसाइड कर लेता है। ऐसा इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया। तो बताओ इसमें गलती क्या हुई है? हैं? जिस पर्पज से लोन लिया गया था वो पर्पज नहीं हुआ। जो मैनेजर है वो धांधली कर रहा है। यहाँ एक ही गलती हुई है, पैसे दे दिए गए, पैसे नहीं देना था, सामान देना था। बीज खरीद के देते, या बीज खरीद के ला, जैसे आप एजुकेशन लोन लेते हो तो आपको मिलता है पैसा? नहीं, सीधे कहा जाता है कॉलेज के अकाउंट में। आपको मिल जाए तो आप पढ़ोगे थोड़ी ना, मैं बिजनेस करूंगा और सारा लुटा दोगे, तो इससे दो नुकसान होगा। एक, आप अच्छा कर सकते थे पढ़ के, तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। दूसरा, बैंक का जो पैसा आ सकता था वो नहीं आया। हालांकि तीसरा भी हो सकता है, आप डिफॉल्टर हो गए, और उसमें डिफॉल्टर की गलती आपकी नहीं है, डिफॉल्टर गलती बैंक की है। मैं देखता हूँ आप में से जो लोग 6 महीने का फीस देते हो वो जल्दी भागते हो बीच में। मेरा जो अपना रिसर्च है, तो मैं कई महीने सोच रहा हूँ कि 6 महीने वाला सिस्टम बंद करूंगा। क्यों? लौंडे को क्या लग रहा है कि अभी 40,000 मिल जाएगा, मुखर्जी नगर रहूंगा। तो अचानक एक लौंडे को 40,000 रुपया आ जाएगा, तो उसका दिमाग तो खराब होगा। वो बतरा पे किसी और को तो पढ़ाएगा मेट्रो पे पार्क में, फिर खत्म 1 2 महीने बाद। और माँ बाप मजबूर, माँ बाप कि चलो अब क्या ही करें। और तुम लॉजिक भी ऐसा दे दोगे कि पापा वहाँ ठीक नहीं था, वो अच्छे से नहीं करा रहे थे, तो मैं मुखर्जी नगर रहूँगा, यहाँ अच्छे से क्लास करूँगा, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, रोक टोक भी नहीं है। हाँ बेटा कैसे भी करो सिलेक्शन लो, पापा कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा वो पैसे कितने हैं? कहे उन्हें वापस ही नहीं दिया, सारा रख लिए। पापा ठीक है यार। तो यही यहाँ पे हुआ। तो 1987 के बाद अब नए आरआरबी नहीं खोले गए। आज के डेट में क्वेश्चन पूछा जाए कि किसानों को सबसे ज़्यादा लोन कौन देता है, तो कॉमर्शियल बैंक दे रहे हैं, क्योंकि आरआरबी धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। तो कॉमर्शियल बैंक ने ही कहा कि हम डायरेक्ट ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये आरआरबी खोलने का लफड़ा ही मत डालो। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये खत्म हो गया। थोड़ा बहुत एक्जिम बैंक के बारे में लिख लेते हैं। हेडिंग डालो एक्जिम बैंक, EXIM, एक्जिम बैंक। हाँ ये थोड़ा सस्ता होता है। सिक्योरिटी तो देना पड़ेगा, बिना सिक्योरिटी के कहीं भी नहीं होगा। बस ये है, यहाँ पशुधन भी कोलेटरल के रूप में हो सकता है। ये हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी का पेपर हो सकता है, खेत का वो हो सकता है, लेकिन कुछ तो रखना पड़ेगा। एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म लिखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। बिना गारंटी के कोई आपको 1 रुपए देगा नहीं, माँ बाप के अलावा।
had established on 1 जनवरी 1982, 1 जनवरी 1982 को स्थापित किया गया, 1982। हेड ऑफिस मुंबई, मुख्यालय मुंबई है। फिर वही पॉइंट, क्या ये बैंक है? तो जवाब है नहीं। किस लिए काम कर रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। मान लो आप क्या कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड करना चाह रहे हो, कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आप बैंक के पास गए कि जी मुझे पैसा चाहिए, तो बैंक देगा तो इन्हीं से लेके देगा। आप एक्जिम बैंक से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं रख पाओगे। तो लिखो इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक वित्तीय संस्थान है। वित्तीय संस्थान है फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कार्य करता है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कार्य करता है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कार्य करता है। फॉर प्रमोशन फैसिलेट फाइनेंस, तो हमने एक लाइन में लिख दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मोटा मोटी समझ पाए एनएचबी क्या है, एक्जिम बैंक क्या है? अब लिखो एनएचबी। हाँ, नेशनल हाउसिंग बैंक, established on 9 जुलाई 88, 9 जुलाई 1988 को स्थापित किया गया। क्रम लगाने के लिए आता है कि पहले कौन बना, बाद में कौन बना। नाबार्ड का, एनएचबी का, एक्जिम बैंक का। 9 जुलाई 1988 को हेडक्वार्टर बच्चों कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछता है? एनएचबी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? आरबीआई की। एक्जिम बैंक में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? आरबीआई की। नाबार्ड में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? आरबीआई की। तो जो भी एपेक्स बॉडी होंगे इन सेक्टर्स के, वो सारे के सारे किसके द्वारा रेगुलेट होंगे? आरबीआई के द्वारा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, मान लो पूछता मुद्रा बैंक कौन रेगुलेट कर रहा है, उसको सिडबी रेगुलेट करती है। लिख भी लो नहीं तो कंफ्यूज होगे। मुद्रा बैंक रेगुलेटेड बाय सिडबी। सिडबी याद है ना? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा बैंक का संचालन सिडबी के द्वारा किया जाता है। मुद्रा बैंक का संचालन सिडबी के द्वारा किया जाता है। मुद्रा बैंक रेगुलेटेड बाय सिडबी। मुद्रा बैंक का संचालन सिडबी के द्वारा किया जाता है। मुद्रा बैंक रेगुलेटेड बाय सिडबी। अरे सिडनी निकम में, पागल आदमी, पढ़ाया था लास्ट ही क्लास में। सिडनी का क्या लॉजिक है? चलो ठीक है। मैथ अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बढ़िया। अब मैथ अच्छा रखिए। इंग्लिश सामोले टीचर से फायदा उठा रहे हैं? हाँ। अच्छा, पता चला कि उनसे भी टॉपिक पढ़वा रहे हो यार, तो फिर फायदा क्या होगा? दो दो टीचर से पढ़ोगे तो फायदा हो रहा है। ठीक है, पढ़ो। हम टीचर लाएंगे ही तो अच्छा लाएंगे, रिलेट अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। रूल वाला भी पढ़ना है। हाँ, मतलब दोनों पढ़ना है, अपना दिमाग नहीं लगाने लगना है। हम अभी ऑनलाइन एजुकेशन के बाद क्या प्रॉब्लम हुई, ऑफलाइन कोचिंगें खत्म हो गई, तो ये वहाँ के अच्छे अच्छे टीचर रहे हैं। ये 3-3 4-4 लाख रुपए महीना कमाते थे, मतलब 6-7 साल पहले चेक करोगे तो। अभी हमने कम कर कर करके इनको
यहाँ पे हाथ जोड़ के लेके आए हैं कि आप आओ, हम आपको अच्छे बच्चे देंगे। 12-12 बजे तक आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, 12:30 तक, तो इसका फायदा उठाओ। आने वाले समय में और हर ब्रांच पे जोड़ दिया, इंग्लिश का एक एक बढ़िया बढ़िया टीचर, मैथ का तो नया लड़का ठीक होता है, इंग्लिश में पुराना टीचर, क्योंकि नया वाला लड़का आंसर तो बता देता है, रीजन नहीं बता पाता है, क्यों? पुराना वाला रीजन भी बताता है, तो इसलिए इनको लेके आए। तो मैथ इंग्लिश यदि संभाल लिए मेरे बच्चों, तो भारत का लगभग कोई सा एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं। जीएस तो हम धीरे 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 टॉपिक करा के एमसीक्यू करा लेंगे। तो खूब मेहनत करिए, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। फिर वही पॉइंट, ये भी क्या है, एपेक्स बॉडी है। किस चीज के लिए? हाउसिंग फाइनेंस के लिए। जैसे मान लो आप किसके पास गए, पीएनबी के पास, कि मुझे हाउस लोन चाहिए, तो पीएनबी इन्हीं से लेके देगा। तो लिखो, इट इज एपेक्स बॉडी फॉर हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस के लिए सर्वोच्च संस्था है, घर के लोन के लिए सर्वोच्च संस्था, एपेक्स बॉडी फॉर हाउसिंग फाइनेंस। हाउस फाइनेंस के लिए सर्वोच्च वित्तीय संस्था है, सर्वोच्च वित्तीय संस्था है। देख रहे हो, सिर्फ 450 लोग मिलके पूरा मैनेज कर दे रहे हैं। चलो, तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, मेरी तरफ से हो गया खत्म। अब पहले से 20 क्वेश्चन तक बैंक में कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। 8वां, लाओ भाई। है भाई, ये पीपीटी लॉगिन कर दोगे क्या आप? जीमेल पे भेजूंगा तब। अब ये एप्पल में जीमेल पे कैसे जाता है मुझे पता नहीं है। उपाध्याय का नंबर है? चलो, अब तो 5 बज गए, रहने दो। 8वां बोल रहे हैं? 8वां तो कई बार बता दिया, नहीं बताया? M1 M2 M3 M4 नहीं बताया? चलो, ऑनलाइन तो करा रखा है। अब तुम यदि सोचोगे ये 200 के 200 में ऑफलाइन में कराऊंगा, तो 6 घंटे खा जाओगे तुम। लेकिन चलो, 8वां बता देता हूँ। अब प्रश्न है कि सरकार को कैसे पता चलता है कि मार्केट में कितना पैसा ब्लैक मनी है। तो सरकार को ये तो पता है कि मैंने 100 रुपये इशू किया था, लेकिन जब डाटा चेक करिए तो पता चला 80 रुपये का रिकॉर्ड आ रहा है, 20 रुपये कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है। जैसे तुमने ऑनलाइन लिया, ऑनलाइन भेज दिया तो दिख रहा है, फिर मेरे पास आया, फिर मैंने ऑनलाइन भेजा, फिर दिख रहा है, लेकिन इन्होंने कैश दे दिया, अब मैं दिखाई नहीं रहा हूं, अब फिर मैं उसे ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो रिकॉर्ड वाइज क्या हो गया, वो गायब हो गया। इसलिए सरकार क्या चाह रही है, ऑनलाइन करो, डिजिटल करो। तो सरकार पता करने के लिए 4 यूनिट का यूज करती है। जो पैसा इस यूनिट से बाहर होता है वही ब्लैक मनी होता है। तो M1 में क्या आता है? तो M1 में आता है कैश इन मार्केट, वो पैसा जो जनता के पास है, लेकिन ये वो पैसा है जो रिकॉर्ड में है, बाजार में नगद। लिखोगे तभी तो समझ में आएगा। हेडिंग क्या डालोगे? सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की आपूर्ति। हाँ, यस, गुड। प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। तुम सभी रेमेडियल में आते हो ना? ये गलती मत करना, बहाना बना के वहीं पढ़ रहे हो। बैंकों में मांग जमा, बैंकों में मांग जमा। अब बैंकों में मांग जमा 2 तरीके का होता है। एक होता है बच्चों करेंट अकाउंट, और एक होता है सेविंग अकाउंट। आम आदमी क्या सेविंग अकाउंट खोल रहा होता है? बिजनेसमैन करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। तो करेंट अकाउंट हम क्यों खुलवाते हैं? ताकि हम अनलिमिटेड लेन देन कर पाएं,
बैंक मना ना कर पाए। सेविंग अकाउंट में लिमिट होता है कि इतने ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, लेकिन सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है प्लस डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई के पास जमा। या इसको आसान कर देते हैं, आरबीआई के पास नगद। हाँ बच्चे, तो ध्यान से देखो, ये वो पैसे हैं जो पूरी तरीके से लिक्विड हैं। लिक्विड का मतलब होता है इजिली कन्वर्टेड टू कैश, जो जब चाहो तब कन्वर्ट कर लो। तो लगभग कैसी है ये, एटीएम से जब मन करे पैसा निकाल लो। M2, M1 प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ बैंक। बैंक के पास, या मैं गलत कर रहा हूँ? ऐसा करेंगे, इसको यहीं रखते हैं क्योंकि इसमें मुझे 4 चीज़ें सिखानी है। लिक्विडिटी, मनी का फ्लो, तो 15-17 मिनट लग जाएगा। तो अभी इसको रहने देते हैं, अगले दिन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कल ही लगवाऊंगा क्लास। अच्छा, तब तक इसको पूरा करके आना है आपको। ये कोई नहीं कहेगा टाइम नहीं मिला, वो नहीं मिला। आज रेमेडियल है नहीं ना आपका? है, तो कोई बात नहीं, परसों करना। ठीक, रोज लग रहा है।